हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? हमने कमेंट्स में देखा कि आप लोग में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में फिजिक्स ने बहुत दुख कर रखा है, तो उस दुख के निवारण के लिए मुझे बुलाया गया है। मैं हूं मुकेश यादव। टीचिंग के फील्ड में पिछले 6 सालों से मैं गली गली क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था। आज मुझे बुलाया गया है इंटरनेशनल्स खिलाने। कुछ चीज़ें नई नई पकड़ा दी गई हैं मुझे, जैसे ये स्टाइलस हो गया। ये आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल तो सारे ही पेन होते हैं, ये कुछ अलग सा पेन है। बट ठीक है, मैं नया हूँ, आप भी नए हैं, और हम दोनों नए मिलके उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही करेंगे। आज जो हम जिस चैप्टर्स को स्टार्ट करने वाले हैं वो है ग्रेविटेशन। पहला चैप्टर है आपके बुक से, तो सबने बहुत अच्छे से किया होता है, क्योंकि जैसे 12th स्टार्ट होता है, 11th की गलतियों से सीखकर हम सब ये सोचते हैं कि 12वीं में कुछ अच्छा करेंगे। ये जुनून होता है, और वक्त के साथ ये जुनून 11वीं के जैसे ही हो जाता है। तो उसी जुनून को आज नया करने में आया हूँ आपके साथ। ये कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है सीटी के, जिसपे हमें वर्क करना है। 2004 से 2020 तक के कुछ क्वेश्चन है। 1 घंटे का टाइम है हमारे पास, देखते हैं कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं हमसे। टाइम वेस्ट करते नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि ए प्लैनेट हैज ट्वाइस द रेडियस बट द मीन डेंसिटी इज 1/4 एज कंपेयर टू अर्थ। तो दो चीजें दी गई हैं हमें। एक दिया गया है कि जो रेडियस है प्लैनेट का इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। ट्वाइस द रेडियस। अच्छा, एक चीज है, मैं इससे यूज टू तो हूं नहीं, तो आप मेरे कंसेप्ट पे जाइए। तो बाकी रही बात सॉल्यूशंस की, तो वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आप कंसेप्ट समझिए, आप एक्सप्लेनेशन समझिए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए। एक चीज बोला गया है कि रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड और एक चीज बोला गया है कि डेंसिटी इज 1/4 एज कंपेयर टू द अर्थ। इसको अगर हम लिखे अपने वर्ड्स में, तो इट इज लाइक डेंसिटी ऑफ planet is equal to density of earth divided by 4। ये दो चीजें हमें दी गई हैं। हम बात की गई है एस्केप वेलोसिटी की, तो हम बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी की कि फॉर्मूला क्या है एस्केप वेलोसिटी का। तो हम एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। v एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2g me अपॉन आर टी। जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और एम है हमारा मास ऑफ द अर्थ। तो मूव ऑन करते, देखिए बात साफ साफ है कि हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी मास की बात की नहीं गई है। बात की गई है डेंसिटी की, और बात की गई है रेडियस की। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है मास का, क्योंकि हमारा अर्थ एक स्फीयर है। तो हम बात कर सकते कि देखिए भाई, ये जो हमारा मास का है, मास यहां मैं एक चीज लिख देता हूं यहां पे, कि हमारे पास एक फॉर्मूला है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला आप सब जानते हैं। और अगर मैं मास की बात करूं, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, और वी कैन राइट इट एज मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो जो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे यहां पर, तो यहां हमें मास दिया हुआ, तो हम मास के जगह पे ये जो फॉर्मूला है हमारे पास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वो डालते हैं, और वहां से वॉल्यूम का फॉर्मूला इनपुट कर देंगे। तो चलिए, अगर हम अर्थ के बारे में बात कर लें, तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, जिसे हम लिख सकते हैं 2g। और देखिए, अब मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मास की जगह हम लिख सकते हैं वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, और नीचे तो हमारा जो रेडियस है वो यूं का यूं पड़ा ही है। अभी हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ की बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g, और ये जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जगह देखिए हमारे पास है 4/3 पाई आर क्यूब, वही डालता हूं।
और आगे चलते हैं। ओके चलिए, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, और हमारे पास डी तो ऑलरेडी है तो उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। इसको अलग, उस प्लैनेट से अलग करने के लिए दोनों जगह पर रख देते ई, और आर ई तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है हमारे। तो देखिए ये क्यूब नीचे वाले आर ई से, इससे भाई साहब से, ये भाई साहब से कट हो जाएगा, और यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, स्क्वायर। तो अब अगर मैं बात करूं आपके पास, देखिए यहां पर 2 कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, 4/3 कांस्टेंट और पाई कांस्टेंट। ओके, तो इनडायरेक्टली मैं इस बात को लिख सकता हूं आपके सामने कि एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू, या फिर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी डी ई, और आर ई तो कट हो चुका है, और ये जो आर ई का स्क्वायर था हमारे पास बचा हुआ, उसे हमने स्क्वायर रूट से बाहर ले लिया। और अब अगर ये सारी चीजें जो हमारे, ओके सॉरी, 4/3 हमारा रह गया यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं 4/3। तो यहां मैं अगर बात करूं तो मैं लिख सकता हूं कि देखिए एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू, अच्छा ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो मैं क्या कर लेता हूं कि इनके जगह पे ले लेता हूं के, और मेरे पास जो चीज बच जाएगी वो है डेंसिटी ऑफ अर्थ जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है, और आर ई रेडियस ऑफ अर्थ जो कि स्क्वायर रूट से बाहर है। तो उस कांस्टेंट को रिप्लेस करने के लिए मैं लिख सकता हूं v एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी ई मल्टीप्लाई बाय आर ई। ये हमने अर्थ की एस्केप वेलोसिटी की बात करी है। ओके, अच्छा तो आगे चलते हुए हम ये बात भी कर लेते हैं कि सिमिलरली देखिए, क्योंकि जो अगला प्लेनेट है वो भी अर्थ से कंपेयर किया जा रहा है, और कंपैरिजन में एक चीज याद रखिए कि आप दोनों को एटलास जाके रेशियो ही निकालना है दोनों का, तो उसे भी सिमिलर तरीके से हम सॉल्व करके हम बोल सकते हैं कि अब इसको अलग करने के लिए हमने लिख दिया v डैश एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, प्लैनेट का डेंसिटी और इसका भी रेडियस इससे बाहर आरपी। ओके, तो यहां तक होने के बाद आइए थोड़ा हम, यहां पर हमारे पास जगह है तो उसी को यूटिलाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों चीजें मिल चुकी हैं और हमें बोला गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ टू दैट ऑफ प्लैनेट। तो हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करते हुए हम बोलेंगे कि देखिए भाई, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कंपेयर टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ दैट प्लैनेट विल बी इक्वल टू, क्या होगा, देखिए जो कांस्टेंट थे उनको हम रखते हैं बाजू में, हमारे अंदर स्क्वायर रूट में बचेंगे दो चीजें, एक अर्थ का डेंसिटी, एक उस प्लैनेट का डेंसिटी, और मल्टीप्लाई बाय अर्थ का रेडियस डिवाइड बाय प्लैनेट का रेडियस। ओके, कुछ चीजें हमें दी गई हैं वो यहां देख सकते हैं आप। रेडियस ऑफ प्लैनेट इज डबल द रेडियस ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज 1/4 द डेंसिटी ऑफ अर्थ। इन्हें हम यहाँ पे लाके पुट करते हैं थोड़ा। जब हम यहाँ पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जो डीई है उसे हम ऐसे ही रखते हैं, उसे हम नहीं छेड़ेंगे, और जो डेंसिटी ऑफ प्लैनेट है उसके जगह हम लिख देते हैं डेंसिटी ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ अर्थ। देखिए कुछ नहीं करना है, हमारे पास रेडियस ऑफ प्लैनेट का रिप्लेसमेंट है तो हम वही करेंगे। रेडियस ऑफ अर्थ हमने ऐसे ही रखा और प्लैनेट की जगह हमने लिख दिया 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, आप देख सकते हैं कि ये डेंसिटी और डेंसिटी तो कट हो चुका है, रेडियस और रेडियस भी कट हो चुका है। जो हमारे पास बच रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नीचे 4 है उसे हम ले लेंगे ऊपर। y जरा यहां समझिए, मैं इस सर्कल में आपको समझाना चाहूंगा कि अगर हमारे पास a/b विथ रिस्पेक्ट टू c/d है
तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन सी। कुछ इसी तरीके से ये भी चीज आई होगी, ये 4 चला गया और मल्टीप्लाई बाय आर ई कट हो चुका था, नीचे बचा 2। अब सब जानते हैं, बचपन में आप सबने मैथ्स किया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो दिस 2 and 2 गेट्स कट और हमारे पास जो रेशियो बचता है वो है 1। मतलब हम ये बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ दैट प्लैनेट विल बी 1:1। बहुत सिंपल तरीके से कराने की कोशिश की है, एक्सप्रेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है बट फ्रूटफुल है। और अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड। देखिए, बाइंडिंग एनर्जी की मैं बात करूं तो बाइंडिंग एनर्जी है क्या? बाइंडिंग एनर्जी है कि जो एनर्जी हमें चाहिए एक सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट से निकालकर इंफिनिटी की ओर ले जाने के लिए जो एनर्जी हमें उसे देनी पड़ेगी वो है बाइंडिंग एनर्जी। तो यहां बोला गया है कि द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट ऑफ मास m इन ए ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज r इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ दिया है, g इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी दिया। हमें बाइंडिंग एनर्जी को थोड़ा सॉल्व करना। ओके, सबसे पहले मैं अगर बात कर लूं बाइंडिंग एनर्जी की, ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी जो होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ जो भी एनर्जी है हमारे पास, मैकेनिकल एनर्जी जो भी है उसका। तो हम बोल सकते हैं यहां पे कि इट विल बी इक्वल टू gm टू आर। ओके, अच्छा, एक चीज हमें पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट न्यूटन्स लॉ से कि g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर होता है। ओके, ये तो हम जानते हैं, ये हमें पहले से पता है। और हमें देखिए हमारे इक्वेशन में यहां पर जो चीज है वो है जी एम, हमें इसका रिप्लेसमेंट चाहिए। इसका रिप्लेसमेंट लेने के लिए हम ये आर को इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई साहब। तो इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए जरा कि जी एम इज इक्वल टू हो जाएगा जी आर स्क्वायर। ओके, तो अगर इस तरह से हो रहा है तो आइए थोड़ा सा इधर चलते हैं। यहां देखिए हम इसको पुट करते हैं जीएम की वैल्यू इस बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूला में, क्योंकि एक्चुअली हमें क्वेश्चन में जो पूछा है वो बाइंडिंग एनर्जी ही पूछा है। तो बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू जीएम का रिप्लेसमेंट, देखिए इस जीएम का रिप्लेसमेंट हम यहां से लेके आ रहे हैं जी आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी आर स्क्वायर और ये m ऑलरेडी हमारे पास यहां पर है स्मॉल m डिवाइड बाय 2r। आप जरा हम ऑप्शन देखते हैं कि क्या हमारे ऑप्शन में ऐसा कुछ है। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए तो वो है m g r स्क्वायर अपॉन r। देखिए ऑप्शन नंबर ए और अगर आप देखें ऑप्शन नंबर बी तो दोनों में फर्क सिर्फ एक चीज का है, वो है यहाँ पे r और यहाँ पे 2r, और हमारे इक्वेशन में 2r है। तो क्योंकि हमारे इक्वेशन में 2r है तो हम भाई इसके साथ जाएंगे। देखिए आप यहाँ पे और यहाँ पे गलती कर सकते हैं अगर आपको ये चीज याद ना हो कि बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो हमारा ऑप्शन है बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू जी आर स्क्वायर एम अपॉन 2r, जहां पर बड़ा वाला r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 3r above earth surface to the acceleration due to gravity on the surface of the earth। ओके, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। एक दिया है हाइट के ऊपर और एक दिया है जीरो हाइट पे, मतलब अगर आपको सरफेस ऑफ द अर्थ दिया है तो वो जीरो हाइट ही है। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला था g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला आपके पास है। लेकिन जब हम हाइट पर जाएंगे ना बच्चों तो ये आर नहीं रहेगा। जब हम हाइट पर जाएंगे तो वो आर में h ऐड होगा जिस हाइट पर हम जा रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम एक हाइट पर होंगे तो हमारा जी डैश क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। तो जी डैश इक्वल टू, जैसे कि हमारा फॉर्मूला है जी एम अपॉन ब्रैकेट r प्लस h का
स्क्वायर प्लस एच क्यों किया? क्योंकि हम हाइट पर हैं। अगर हम अर्थ के सरफेस पर होते तो हमारे पास आर ही होता, बट क्योंकि हम एक हाइट पर हैं तो हमने कर दिया है आर प्लस एच। ओके, लेकिन जब हम अर्थ के सरफेस पर होंगे तो हमारा जी क्या होगा? हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर एच का वैल्यू हमारा 0 है। ओके, एक चीज आपको यहां पर दिया हुआ है कि हाइट कितना है? हाइट इज 3 टाइम द रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, 3r, 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो आपको दिया हुआ है एक चीज, वो चीज क्या है? वो चीज है कि h इज इक्वल टू 3r। इसको हम यहां पे पुट कर देते हैं, इसको हम यहां पे पुट कर देते हैं। ओके, जब हम इसको यहां पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? g डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच के जगह पे 3r का स्क्वायर। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए कि हाइट बोला गया है 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। यहां देख रहे हैं आप, वही चीज हमने यहां पर कर दिया, r डाल दिया, और बहुत नॉर्मल सी बात है कि r प्लस 3r हो जाएगा 4r, तो इट विल बी जी एम अपॉन 4r का स्क्वायर। ओके, और स्क्वायर तो आप सब जानते ही हैं। तो अगर मैं बात करूं कि हमारा जी डैश क्या होगा? जी डैश मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, where h is equal to 3 times the radius of the earth। तो हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो होगा जी एम अपॉन 16, क्योंकि r का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होता है, और r स्क्वायर। ओके, नाइस। अब क्वेश्चन देखिए, आ जाइए, हम दोनों इक्वेशन हम निकाल चुके हैं। एक ये अर्थ के एक हाइट पे, और ये है जीरो हाइट पे। तो आपको पूछा है कि द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 3r, मतलब g डैश हमारा ऊपर होगा भाई साहब, क्योंकि रेशियो में पहले ही बोला उसने कि एक्सेलरेशन एट हाइट 3r डिवाइड बाय g। चलिए भाई, अच्छी बात है। तो ये हो गया जी एम अपॉन 16r स्क्वायर। ओके, और ये भाई साहब देखो, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये जो होता है a अपॉन बी। देखिए यहाँ पे वापस एक बार बता देता हूं कि अगर ऐसा कोई इक्वेशन आता है a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो ये रेसिप्रोकल इसका ऊपर जाता है, एंड इट विल बी रिटन एज a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय d अपॉन सी। ओके, तो इस केस में अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो g का क्या लिखा जाएगा? जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, बट उसका रेसिप्रोकल ऊपर जाता है, तो हमारे पास जो ऊपर आएगा वो आएगा आर स्क्वायर, और जो नीचे आएगा वो होगा जी एम। और क्योंकि हम दोनों केस में अर्थ की ही बात करते हैं तो जी भी सेम है, एम भी सेम है। ओके, कट रेडियस हमारा सेम है, कट जो हमारे पास बचा वो बचा जी डैश, ओके सॉरी, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन 16, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी बनता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी बनता है। आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखना था, अगर आप इसका उल्टा करते, ओके, अगर आप उल्टा करते तो भी प्रॉब्लम नहीं होता। रीजन क्या है कि अगर इन्होंने कहीं पे ऑप्शन में दे दिया होता 16 तो आप फंस जाते बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर आप उल्टा कर देते, मान लीजिए आप जी ऊपर लिख देते और जी डैश नीचे, तो आंसर आता आपका 16। तो आप यहां 1/16 और यहां 16, इसमें हो जाते कंफ्यूज, बट यहां पर कंफ्यूज होने के लिए कुछ था ही नहीं। तो आप बड़े आंख मूंद कर, मतलब आंख मूंद कर, लाइक आंख खोल कर ही 1/16 को टिक करके आगे के सवाल की ओर बढ़ सकते हैं। फोर्थ सम बोला गया है कि ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, भैया ऊपर की तरफ उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। वेलोसिटी दिया गया है 4 इंटू, वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 इंटू ओके 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, बहुत अच्छी बात है। From the surface of the earth, what will be the velocity of the body when it escape from the gravitational pull of the earth? Okay, तो अब जब ये एस्केप करेगा अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से, तो आपको निकालना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हमने उसको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, क्योंकि उसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो, और वो मूविंग है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है हाफ एम वी स्क्वायर। बड़ा नॉर्मल सा, 9th स्टैंडर्ड में हमने ये फॉर्मूला किया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी हमारे पास ऑलरेडी है बच्चों, तो चलिए देखते हैं हाफ एम और v कितना है, तो 11.2 के पॉइंट ओके
इंटू 4। ओके चलिए मैंने उल्टा लिख दिया बट ठीक है, ओके बात सही है। तो 4 इंटू 11.2 का स्क्वायर दिया गया है और आपको जो फाइंड करने बोला गया है वो बोला गया है कि आप बताइए कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। तो अब देखिए कि आपको एक चीज दिया गया है यहां पर, ये स्क्वायर है। ओके आपको एक चीज पता होगा, इसके वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके स्क्वायर में। ओके तो अब देखिए कि यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 1/2 m को इसी तरह कैसे रखते हैं, ये जो 4 है भाई साहब इसका स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 11.2 जो हमारा है वो है एस्केप वेलोसिटी, तो मैं उसकी जगह लिख सकता हूं v e स्क्वायर। ओके तो अगर मैं इस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी की बात करूं जो इसके पास है, जब हमने अर्थ से इसको प्रोजेक्ट किया तो वो है हाफ और 16 लिख देते हैं और m v e स्क्वायर। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है, साथ में करेंगे तो ज्यादा बेटर है क्योंकि साथ में करेंगे तो बहुत चीजें ज्यादा बेहतर होती हैं, अकेले करने से नहीं हो पाती। ओके अब एक चीज देखिए कि वो जितनी एनर्जी उसमें हमने प्रोजेक्ट की है उसमें से हाफ mve स्क्वायर एनर्जी तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर आने में लगा देगा। तो अगर बाहर आने में लगा देगा तो उसके पास उस समय कितनी एनर्जी बचेगी, जब वो बाहर जा रहा होगा तो उस समय उसके पास जो एनर्जी बचेगी वो बचेगी हाफ 15 mv स्क्वायर। इस बात को समझो बच्चों कि क्यों 15 बचा, क्योंकि उसके पास थे तो 16 हाफ mv स्क्वायर, लेकिन उसमें से हाफ mv स्क्वायर उसने क्या किया, उसने अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने में लगा दिया, मतलब उसके पास बच गए जो 100 है 15। ओके तो अब हम बात करते हैं कि उसके पास निकलते वक्त था 15, तो अब हम कंपेयर करते हैं कि जब उसके पास निकलते वक्त जो काइनेटिक एनर्जी था वो था हाफ mv डैश का स्क्वायर, वो कितना था, तो वो था हाफ 15 mve का स्क्वायर। ओके हाफ m जो हमारे पास बचा वो बचा v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 ve का स्क्वायर। ओके पूछा क्या गया है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी when it escape from the gravitational pull। ओके वेरी गुड, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए v डैश। ओके v डैश चाहिए, v डैश के ऊपर स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे भाई साहब, स्क्वायर रूट ले लेंगे, आम सी बात है। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा v डैश जो कि हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 15 ve स्क्वायर। ओके बट प्रॉब्लम ये है कि v पे स्क्वायर है तो बाहर चला जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास क्या बचेगा 15 और बाहर क्या हो गया ve, और ve क्या है आपको पहले ही बताया था, ve एस्केप वेलोसिटी है जो कि अर्थ के लिए कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई बाय 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और सेकेंड इनवर्स। आप देखिए जरा आंसर देखा जाए अगर, तो हमारे आंसर से आसपास भी कोई एक आंसर भटक रहा नहीं रहा है डी को छोड़ के, तो हमारा जो आंसर है वो है डी। ओके 4 आंसर हमने बातों बातों में कर लिए। ओके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है 5th। केप्लर्स सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन। अगर हम केप्लर के 3 लॉ दिए गए थे, केप्लर ने 3 लॉ दिए भाई साहब, वो 3 लॉ कौन, इक्विवेलेंट टू सीमेंट। ओके तो आपको 5th क्वेश्चन में जो बताया गया बच्चों कि केप्लर का सेकेंड लॉ, सबसे पहले केप्लर ने सेकेंड लॉ में बताया क्या वो देख लेते हैं हम थोड़ा सा। उसने बोला कि भैया जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूम रहे हैं भाई साहब, ये सन है मान लीजिए कुछ इस तरीके से और वो घूम रहे हैं, और बोला कि इफ ही अगर हम इनके दूसरे पोजीशन को कांटेक्ट करें इस तरीके से और ये एरिया ए है मान लीजिए, तो उसने बोला कि इक्वल टाइम में ये इक्वल एरिया कट आउट कर रहा है, जो कि अच्छी बात है, चलिए मान लेते हैं इक्वल एरिया कट आउट कर रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से डेल्टा ए बाय डेल्टा टी ये एक कांस्टेंट होगा, और अगर ये कांस्टेंट है, मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है L
वो क्या है, कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम जो L है वो क्या है, कांस्टेंट। ओके, अच्छी बात है। तो हम यहां पर अगर टॉर्क की बात करें, अगर हम यहां टॉर्क की बात करें तो टॉर्क क्या है, dl बाय dt, dl बाय dt। और क्योंकि L कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेशन हमेशा क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेशन हमेशा क्या होता है, जीरो। और जीरो होता है तो हम लिख सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू L, और एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ये भी होगा जीरो। मतलब अगर देखिए एल ए अगर जीरो है, ठीक है, मतलब ए अल्फा भी हो गया जीरो। और अगर अल्फा जीरो हो गया, चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा अल्फा क्या है, जीरो है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है। और हमें यहां पर देखिए एक दिया है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखिए टोटल एक्सेलरेशन तो जीरो का कोई बात ही नहीं आता, और रेडियल एक्सेलरेशन जीरो की बात ही नहीं थी, बात हमारे लॉन्जिट्यूडनल में और टेंजेंशियल में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि अल्फा इक्वल टू जीरो है, अगर अल्फा इक्वल टू जीरो मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, तो अगर मैं कहूं कि जो मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, मान लीजिए AT, जो कि कुछ इस तरीके से जा रहा होगा यहाँ से, इसको टच करता हुआ इस तरीके से AT, तो इसको कैसे निकाला जाता है, इसको निकाला जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय R, ए अल्फा R। और क्योंकि हमारा अल्फा जीरो है तो अगर इसको R से मल्टीप्लाई भी किया जाए तो एक्चुअली ये आएगा जीरो। मतलब मैं बहुत आम बात में ये बोल सकता हूं कि हमारा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो होगा जीरो। तो केपलर के लॉ में एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे कि केपलर सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम्स। ओके, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, तो वो एक मतलब अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं तो वो कांस्टेंट है, सीधी सी बात कि सेम टाइम में सेम एरिया कवर कर रहा हो। तो ये क्या इक्विवेलेंट है, तो हमने बोला कि भैया देखिए अगर इक्वल एरिया इक्वल टाइम में कवर कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, बात सही है। चलिए अगर मैं टॉर्क के लिए इसका डेरिवेट करूं तो वो भी जीरो है। अगर टॉर्क जीरो है तो हमने जब इसका वैल्यू निकाला तो वो था जीरो, मतलब एल अल्फा हमारा जीरो है, एल अल्फा जीरो है मतलब एल का वैल्यू जो भी हो, अल्फा तो हमारा एक तो जीरो का हमने ले लिया, अल्फा जीरो है हमारा। ओके, अगर हमारा अल्फा जीरो है, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हम अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की ओर जाए तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो जीरो ऑलरेडी है हमारा, तो इस हिसाब से जीरो मल्टीप्लाई बाय रेडियस विल बी जीरो, मतलब आवर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, डन। बहुत ही सही सवाल। सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े तो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखिए क्वेश्चन में बोला कुछ ऐसा है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए प्लैनेट ए इज 9 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट बी। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट ए इज 9 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट बी। ओके, a man jumps to a height of 2 meters on the surface of A. What is the height of jump by the same person on the planet B? चलिए हमारे पास एक इक्वेशन है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। अगर मैं इसको देखूं, देखिए क्योंकि ये रेस्ट पर था और फिर इसने जंप मारा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मेरा जीरो है, तो मैं इसके लिए एक चीज दे देता हूं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और जंपिंग के केस में मैं बात करूं कि एक्सेलरेशन जो है मेरा वो विद ग्रेविटी है तो 2g, और डिस्प्लेसमेंट मेरा हाइट के रूप में हो रहा है तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे कि जब मैं प्लैनेट ए की बात कर रहा था, एट प्लैनेट ए, जब मैं प्लैनेट ए की बात कर रहा था तो प्लैनेट ए पर कितना हाइट कवर किया उसने। अगर मैं इसी इक्वेशन से हाइट निकालने की कोशिश करूं तो एच ए विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g। कैसे आया भाई, आओ यहां पे देखिए। अगर मैं एच निकालना चाहता हूं, एच को मैंने यहीं रख दिया और यहां पर मेरे साथ क्या बचेगा, वी स्क्वायर ऑलरेडी था और इन दोनों भाई साहब को मैं नीचे ले आया, और नीचे ले आया तो ये हो गया 2g। तो h इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g। इस केस में हाइट एट प्लैनेट ए विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, अच्छा 2g, अच्छा जी ए लिख देते हैं क्योंकि प्लैनेट ए का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये। और उसी तरह अगर मैं बी का निकालना चाहूं, सॉरी, तो ये हो जाएगा
v²/2gb। बात तो ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ चीजें कही हुई हैं। वो चीजें क्या है? वो है कि देखिए, acceleration due to gravity on planet A is 9 times the acceleration due to gravity on planet B। चलिए जरा इनका रेशियो निकाला जाए। जब दो प्लेनेट की बातें की जाए ना बच्चों, तो बात सीधी सी समझ लो कि इनका आपको करना रेशियो ही है। ठीक है, तो चलिए, अच्छा यहां पे देखिए एक चीज, the acceleration due to gravity on planet A is 9 times the acceleration due to gravity on planet B. A man jumps to a height of 2 meters on the surface A. What is the height jump by the same person on planet B? मतलब यहां पर भैया वेलोसिटी दोनों पे सेम ही होने वाली है, तो हम v को सेम ही रखेंगे। v²/2ga मल्टीप्लाई बाय 2gb/v²। अब आप बोलेंगे सर ये क्या कर दिया आपने? अरे वही वाली चीज भाई, ये अपॉन में आएंगे, दोनों अपॉन में आएंगे। देखिए यहाँ पे a/b/c/d, वही चीज है, वापस आ जाइए। ये बोलेगा यहाँ पे क्या बोलेगा? a/b, ये इसका रेसिप्रोकल ऊपर गया तो d/c मल्टीप्लिकेशन हो गया, वही हमने यहाँ पे कर रखा। अब जो गया सो गया, उनको हटाते हैं, तो क्या क्या गया? 2 गया, v² भी गया, बचता क्या है? बचता है हाइट ऑन a डिवाइड बाय हाइट ऑन b इज इक्वल टू ये GB और ये GA। ओके, GB और GA। चलिए क्वेश्चन एक बार पढ़िए कि ए मैन जंप्स टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर ऑन सरफेस ऑफ ए, मतलब ए का सरफेस का हाइट दिया आपको 2 मीटर का। ओके, HB आपको फाइंड करना है, रख देते हैं ऐसे ही। और यहां पर देखिए बोला है GA इज इक्वल टू 9 टाइम्स GB है, तो GB को ऐसे रख देते, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लेनेट B ऐसे ही है, और GA के जगह हम लिखेंगे 9 टाइम्स GB। तो इस तरह से सारे जितने भी चीजें निकल गई और हमारे पास ये 2 चीजें बच गई। तो अब यहाँ पर ये कुछ ना, मतलब 1 तो बचा है, ये HB को हम लेके जाते हैं इस साइड, और ये 9 भाई साहब को लेके जाते हैं 2 के पास। तो 9 दूने 18 होता ही है, तो ये हो गया 18 और वो हो गया HB। मतलब अगर एक व्यक्ति ए प्लेनेट पर 2 मीटर की हाइट कवर किया था, तो वो अगले प्लेनेट पर उसी वेलोसिटी से 18 मीटर की हाइट कवर करेगा। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अच्छा, यहां पर एक चीज है, यहां पर अगर आप थोड़ी सी गलती करते हैं तो ये देखिए एक ऑप्शन आपको गुमराह करने के लिए दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने, तो आंसर सॉल्व करने से बेहतर तरीका है कि आप अपने थोड़ा सा स्किल्स बढ़ाइए कि आप ऑप्शन में से कुछ चीजें बाहर निकाल सको, ताकि रॉन्ग होने के चांसेस आपके कम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते 7th क्वेश्चन पे कि इफ g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। क्या बोला है? इफ g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, द गेन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रेस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम अर्थ इज। देखिए एक बात समझिए कि अगर मैं यहां पर हूं, ये मेरा h इक्वल टू 0 है, अर्थ के सरफेस पर हूं मैं, ठीक है, और यहां पर अगर मैं h इक्वल टू 0 हूं, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh एंड h इज इक्वल टू 0, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। और जब मैं अपनी हाइट को ऊपर 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 बढ़ाता लेके जाऊंगा, अरे यार ये तो चीजें भी तो नहीं है मेरे लिए। तो अब जब मैं इसको ऊपर लेके चला जाऊंगा, तो इतना हाइट तो मैंने कवर करा लिया भाई इससे। अब अगर मैंने इससे इतना हाइट कवर करा लिया, तो बढ़ क्या रहा है भाई? बढ़ रहा है हाइट, और अगर हाइट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रहा है। जब आप अर्थ के सरफेस को छोड़कर हाइट बढ़ाते जाइएगा, हाइट में जाइएगा, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। इसीलिए अगर आप अपने फर्स्ट फ्लोर से कूदेंगे तो सिर्फ टांग टूटेगी, और अगर आप 10वें फ्लोर से कूदेंगे तो बहुत कुछ टूट सकता है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम थी और 10th फ्लोर पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। ओके, चलिए मूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो कि है Gm/2r। ओके, सीधी सी बात इतनी सी है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, अच्छा हाइट में जाना है मेरे को, माइनस ले लेता हूं भाई साहब, मैं तो बोलोगे सर को आता ना। ओके, U1 इक्वल टू -Gmm/r। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं कि इन्होंने इसको रेज किया है हाइट पे, तो अगर मैं हाइट की बात करूं तो मैं ले लेता हूं उसका पोटेंशियल एनर्जी U2, जो कि हो जाएगा Gmm/r
प्लस एच है भैया। क्यों? क्योंकि हाइट बढ़ा दी हमने, और अगर हमने हाइट बढ़ा दी तो हम जाएंगे ऊपर। लेकिन एक चीज तो तुम भूल रहे हो, क्या भूल रहे हो भैया? रेडियस के बराबर ही तो हाइट है, जितना अर्थ का रेडियस। अर्थ का रेडियस कितना है? आसपास 6372। कैलकुलेशंस के लिए हम लेते हैं 6400 किलोमीटर, ये अर्थ की रेडियस है। ठीक है, अगर मैं रॉन्ग हो रहा हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा। ओके, तो अब इसी को मैं लिख दूंगा कि क्योंकि इन्होंने हाइट की जगह बोला है कि हमने हाइट रेस कितनी की है, हमने हाइट रेस की है इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब ये r प्लस आर हो गया। ये क्या हो गया? r प्लस आर हो गया भाई। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, आ जाइए ऊपर। u2 इज इक्वल टू g माइनस में g m m अपॉन 2r। चलिए, ये तो हो गया, ये तो हो गया। ओके, तो ये हमारा वो पोटेंशियल एनर्जी है जो हमने गेन किया जब हमने हाइट बढ़ाई, और ये हमारा वो पोटेंशियल एनर्जी है जो हमने गेन किया जब हम अर्थ के सरफेस। अरे यार, ये 2 ना आएगा यहाँ पे, 2 नहीं आएगा। एक मिनट रुकिए सर जी, थोड़ा 2 को हटा दिया जाए। ओके, ठीक है। कुछ चीजें जिंदगी में दुख भी दे देती हैं, जैसे आपकी जिंदगी में फिजिक्स दुख दे रहा, मेरे जिंदगी में ये स्टाइलस दुख दे रहा। चलिए कोई बात ना, यूज टू हो जाएंगे। तो भाई साहब, हमारे पास दो चीजें आ गई, एक आ गया माइनस जी एम एम अपॉन आर, और एक आ गया माइनस जी एम एम अपॉन 2। सब बोलोगे सर जी एक बात बताइए, ये जब हाइटिया हमने बढ़ाया है तो ये तो नीचे 2 आ रहा है तो बढ़ना चाहिए था, और ये तो आ रहा है, ये तो कम होना चाहिए था। बोलेगा नहीं, ऐसा कुछ ना है। बात कुछ ऐसी है कि इसका डिनोमिनेटर जो है इन भाई साहब के डिनोमिनेटर से कम है। देखिए, ऊपर तो दोनों सेम है, सिर्फ डिनोमिनेटर का खेल है, और डिनोमिनेटर का खेल होने की वजह से ये भाई साहब बड़े हैं और ये भाई साहब छोटे हैं, इसीलिए हाइट के साथ ये बात हुई है। चलिए हम बात करते हैं, पूछा क्या है क्वेश्चन में? पूछा है कि if g is the acceleration due to gravity on earth surface, gain of the potential energy। ओके, मतलब हमें निकालना है डेल्टा u। चलिए, डेल्टा u क्या होगा? u2 माइनस u1। अच्छी बात। चलिए, माइनस जी एम एम अपॉन 2r। अच्छा ये देखिए, एक माइनस यहां है, एक माइनस हमारे u1 के पास है, और दो माइनस अगर बगल बगल में आ जाए तो दोनों हो जाते हैं प्लस। दो बुरे इंसान एक साथ आ जाएं तो अच्छाई होती है, ऐसा सिर्फ ये साइन बता रहा है, ऐसा कुछ होता ना है। चलिए, यहां आ गया प्लस जी एम एम अपॉन आर। आइए इसको सॉल्व कैसे किया जाए। जब दिखे ना बच्चों आपको कि आगे का रास्ता ना दिखे, तो आप आंखें बंद करो और सोचो। क्या सोचो? कुछ मत सोचो, आगे सॉल्व करो। चलो, हमारे पास देखिए जी एम एम दोनों के पास है जी एम एम, तो इस तरीके से अगर दोनों के पास है जी एम एम तो हम इनको ले लेते हैं कॉमन। हम इनको ले लेते हैं कॉमन। जब हम इनको कॉमन लेंगे और नीचे आर भी दोनों के पास है तो उसको भी हमने ले लिया कॉमन, अंदर हमारे पास क्या बचा? माइनस 1/2। तो यहां आ गया माइनस 1/2 प्लस इनका तो पूरा का पूरा कॉमन में जा चुका है, तो ये हो गया 1। और ये देखिए, ये 1 है और ये माइनस 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2 मतलब 1 माइनस हाफ, हाफ होता है। तो हमारा जो डेल्टा यू है वो है 1/2 जी एम एम अपॉन आर। बहुत सही। अच्छा, अब हमने एक चीज देखी थी, वो चीज हमने क्या देखी थी? हमें न्यूटन भाई बता के गए थे। यहां देखिए, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। ये सुनो, यस। तो इस हिसाब से जीएम क्या होगा? क्योंकि देखिए ना, प्रॉब्लम ये है, हमने ये निकाल तो लिया, लेकिन ये हमें दुख ये दे रहा है कि यहां तो कुछ है ही ना, और जब तक हमारे ऑप्शन के हिसाब से आए नहीं, तो यहां एक चीज आप कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ई लिख के, ऐसे ऐसे ऑप्शन नंबर ई लिख के और यहां पर अपना आंसर लिख देंगे। इस तरीके से आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है? तो वैसा करना ना है। आ जाइए डेल्टा यू, इस हिसाब से डेल्टा यू क्या हो जाएगा? तो देखिए यहां पे 1/2, ये जो जी एम है इसके जगह हमने बोला कि ये जी एम है, तो ये आर स्क्वायर इससे डाल दो, ये हो जाएगा जी आर स्क्वायर। तो आइए यहाँ पे इन भाई साहब को हम लिखते हैं जी आर स्क्वायर एम अपॉन आर का
ओके आर ही है, आर स्क्वायर ना है, चलिए ठीक है, ये स्क्वायर और ये आर, ये हो गए कट, और हमारे पास जो बचा वो बचा एम आर जी। तो हमारे पास जो बचा वो बचा 1/2 एम जी आर। बहुत सही, और हम शायद आंसर ला चुके हैं। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए दुख हमें यहां पर क्या देता पता है, दुख हमें यहां पर देता कि यहां जो बोला है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बस यही दुख था कि आखिर ढूंढना क्या है। अब गेन की बात कर रहा है, तो गेन की बात कर रहा है मतलब जो हमने पाया, और जो हमने पाया मतलब जब मैं गरीब था अब मैं अमीर हो गया, तो मैंने जो 500 रुपए पाया वो मेरा गेन है, मैं 500 रुपए पाके अमीर हो गया। जब मैं अमीर था अब मैं गरीब हो गया, तो मैंने 10 रुपए खोया तो मैं गरीब हो गया। इसी तरह जब ये अर्थ के सरफेस पे था तो ये गरीब था, जब ये अर्थ के सरफेस के ऊपर गया तो ये अमीर हो गया। तो इसने कुछ पाया तभी तो अमीर हुआ, तो वो जो पाया है उसी को हम बोलते हैं डेल्टा यू, जो खोया है उसी को हम बोलते हैं डेल्टा यू। ओके चलिए, तो ये हमारा ऑप्शन है 1/2 mgr। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। क्या बोला है, इन ए सैटेलाइट इफ द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन इज टी, टी क्या है हमारा, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन इज टी, देन काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू। चलिए एक चीज आपको मैं बताता हूं कि अगर मैं सैटेलाइट की वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर। ओके ये बात तो है। अब यहां पर ये बात करें काइनेटिक एनर्जी की ना, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v का स्क्वायर। वाई v का स्क्वायर, काहे कि मास तो कांस्टेंट होता है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ और एम तो ये कांस्टेंट है तो ये बचा वी स्क्वायर ना। तो हमने बोला कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी का स्क्वायर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी का स्क्वायर। और केपलर जी हमें एक नियम बता के गए कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। अगर आपको केपलर का थर्ड लॉ याद हो तो उन्होंने बताया था कि टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द, जहां से वो घूम रहा है उसका सेंटर एंड द रेडियस जहां वो घूम रहा है। ओके तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर वाई। चलिए आइए आगे चलते हैं। यहां आप देख सकते हो, यहां देख सकते हो v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर था ना ये, तो अगर मैं इसको हटाऊं वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन आर का आर। ओके क्यों, हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट हट गया, जी कांस्टेंट m कांस्टेंट, बचा क्या r, तो वी कैन राइट इट एज v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, v स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। वही तो लिखा हूं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये तो हमें आता था, ये कैसे आया, देखो भैया यहां से आया, ये जो फॉर्मूला था v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर, हमने किया स्क्वायर रूट हटा, ये हो गया v स्क्वायर इक्वल टू, ये आ गया भैया जी एम अपॉन आर, ये जी एम अपॉन आर आ गया, तो v स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r बिकॉज g एंड m आर कांस्टेंट। ओके बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए यहां आइए, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया इस तरीके से, तो मैं इसको कुछ ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी, देखिए काइनेटिक एनर्जी इज, अब देखिए यहां पे जरा टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, तो यहां पर तो बच्चों मुझे आर दिया है ना, प्रॉब्लम तो मुझे यही दे रहा है, ये आर और यहां आर क्यूब। मैं क्या करता हूं ना इस फॉर्मूले में, ये जो न्यूटन भाई सॉरी केपलर भाई देके गए थे, केपलर भाई के फॉर्मूले में मैं कर देता हूं क्यूब रूट, दोनों साइड लूंगा, क्यूब रूट लूंगा तो ये जो टी स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, टी रेज टू 2/3, क्योंकि जब भी हम रूट लेते हैं, मान लो मेरे पास लिखा है टी, अगर मुझे इसका क्यूब रूट लेना है तो मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूं, एक तरीका तो ये है और एक तरीका सॉरी इक्वल टू ना है, मैं ऐसे बता रहा हूं कि टी को क्यूब रूट में कैसे लिखा जा सकता है, और ये t जो है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/3, तो मैंने ये दूसरा वाला तरीका यहां पे अपनाया, स्क्वायर पहले से था 1/3 मैंने डाला। ओके इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। देखो बच्चों, ये जो बात है ना, इसी बात को तो मैं यहां पर लेकर आया हूं ना। यहां देखो, यहां पे कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, और इस r की जगह मैं क्या डाल दूंगा, t⁻²/3। तो इट इज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली ना आएगा, इनवर्सली आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t⁻²/3। काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/2⁻²/3। अब देखो ऑप्शन में तो है ना सर, अरे है, आंख दौड़ाओ और बात समझो। देखो t1/t⁻²/3, अगर मैं इस चीज को ऊपर ले जाऊं तो होता क्या है, इसका जो पावर है, इसका जो इंडाइस है, इसमें आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा t⁻²-2/3। अब आया? हाँ, तो पहले ना बोला करो कि नहीं आया। देखिए डी, आंसर इज डी, t⁻²-3। डन। 8 सवाल हम कर चुके बच्चों, चलो चलते हैं 9वें पे। 9वां बोल रहा है कि इफ द डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज डबल्ड, अगर मैं अर्थ की डेंसिटी को कर दूं डबल, इफ डेंसिटी ऑफ अर्थ इज डबल, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, लेट डेंसिटी इज इक्वल टू d1, और सेकेंड केस में जो d2 है उसको मैंने कर दिया 2 टाइम्स d1, क्योंकि मेरे को करना है डबल। अच्छी बात है, चलो। इफ द डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज डबल्ड कीपिंग रेडियस कांस्टेंट, देखिए रेडियस वही है, डेंसिटी मैंने बढ़ा दिया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आइए यहां पे थोड़ा एक कंसेप्ट कर लेते हैं। रेडियस को मैंने क्या किया, कांस्टेंट है रेडियस, डेंसिटी मैंने बढ़ा दी, डेंसिटी मैंने डबल कर दी। आप लोग कमेंट में मुझे बताइए कि इसका वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा। रेडियस को कांस्टेंट रखा, डेंसिटी मैंने बढ़ाई, रेडियस को कांस्टेंट रखा, डेंसिटी मैंने बढ़ाई, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। चलिए फाइंड करिए, आंसर्स दे दिए जाएंगे आपको। चलिए, इफ द डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज डबल कीपिंग रेडियस कांस्टेंट फाइंड द न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेंसिटी की बात हो रही है भाई। और हमारा जो जी का फॉर्मूला है हमारे पास, वो क्या है, जी का फॉर्मूला जो हमारे पास है वो भाई साहब कुछ ऐसा है, जी इज इक्वल टू 4/3 पाई डेंसिटी जी आर। बोलोगे सर ये कहां से लेके आ गए, ये कहां से लेके आ गए, ये हम लाए ना है, ये आया है। देखो कहां से, G इज इक्वल टू GM/R²। यहां दुनिया में कोई किसी को नहीं लाता, सब अपनी अपनी नसीब लेकर आते हैं बच्चों। जैसे फिलॉसफी, फी से फिजिक्स है, फी से फिलॉसफी है, दोनों पढ़ा लेता हूं, दोनों अच्छी है मेरी, ठीक है। चलिए, अगर आपको लेक्चर चाहिए तो बताइएगा, अलग वाले चैनल पे दे दिए जाएंगे। बात करते हैं G इक्वल टू GM/R²। देखिए मास का फॉर्मूला, मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ओके, अर्थ इज स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r³, G इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी डिवाइड बाय r का स्क्वायर। वी कैन राइट इट एज G इंटू वॉल्यूम के जगह 4/3 पाई r³, डेंसिटी का रो लिख लेते हैं, और ये r²। देखो बच्चों, ये r² और ये क्यूब का 2 कट जाएगा, एक r बचा है। देखो यही चीज तो मैंने यहां लिखा है, 4/3 पाई रो जी आर। अब मत बोलना कैसे आया, चलिए लिख लो, कहीं पे काम आ जाएगा आपको। ओके, तो ये चीज तो हो गया भैया। अब प्रॉब्लम ये देखिए, 4/3 कोई बात ना, कांस्टेंट है। प्रॉब्लम ये है ना कि इन भाई साहब ने एक चीज बोला है क्वेश्चन में कि हमने रेडियस को रखा है कांस्टेंट और हमने डेंसिटी को कर दिए डबल। अब डेंसिटी को अगर हमने डबल कर दिया, देखिए हमने यहाँ d1 यूज किया, यहाँ हमने रो यूज किया, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको भी हम d यूज कर लेते हैं, d1। ओके, चलिए नेक्स्ट केस में क्या किया मैंने, कि डेंसिटी को कर दिया डबल। अच्छा, इस चीज को समझिए यहां पे जरा, देखिए डेंसिटी चेंज कर रहे हैं हम, आर भी कांस्टेंट है। देखिए 4/3 पाई, इन सबको हटाते हैं हम, ये सब कांस्टेंट है। मैं सीधा बोल दूंगा कि G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आर। तो इस केस में अगर मैं सेकंड वाले केस में बात करूं कि G1 ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा इज इक्वल टू के d1 r। ओके, बहुत अच्छी बात सर। ओके, g2 क्या होगा बच्चों? g2 में सीधी सीधी बात है, आम सी, कि देखो k तो कांस्टेंट है, उसमें भी वही होगा क्योंकि बात तो हम अर्थ की कर रहे हैं। डेंसिटी मैंने क्या कर दी? डबल। तो डबल की जगह मैं लिखूंगा यहां पे 2d1, r तो वही है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब दो दो चीजें एक साथ ये दे रहा हो तो आपको निकालना रेशियो ये तो अपना रफ है, इसको हटा दो। हटा दो मतलब याद में रखना उसको। तो अगर मैं इन दोनों को क्या बोला, इफ द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज डबल कीपिंग रेडियस फाइंड द न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब मुझे फाइंड करना है g2। ओके, चलो फाइंड कर दे। जी हमारे पास ऑलरेडी है 9.8, मैं इसको ऐसे रख देता हूं फिलहाल के लिए। तो यहां पे रख देता हूं मैं g2 इज इक्वल टू के d1 r, के d2 r। आर भाई साहब जाओ ना, के और के जाओ ना। जी हमारे पास है, कितना है जी1 दिया है, देखो यहां पे कितना दिया है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए भाई साहब नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए। ओके, बड़ी बड़ी मुश्किल है भैया ये। 9.8 डिवाइड बाय जी2। जितना हार्ड आपको ये फिजिक्स लग रहा होगा उससे कहीं ज्यादा हार्ड मुझे ये स्टाइलस लग रहा है। आइए, हाँ, तो d1 d2 d1 d2 d1 d2 d2 में क्या बोला है? d2 में क्या बोला है बच्चों? ये हमारा 9.8, ये हमारा g2, ये हमारा d1, और d2 में तो बोला है ना, देखो आपको मैंने बताया था 2 टाइम्स द डेंसिटी। तो यहां लिखिए 2 टाइम्स d1, ये d1, ये d1 गया, 2 गया इस साइड, तो ये हो गया 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू g2। तो g2 कितना हो जाएगा? 9 दूने 18, 8 दूने 16, तो 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए आंसर है 19.6। यस, तो बात समझिए सीधी सी कि डेंसिटी, देखो अब मैं ना एक आपको ट्रिक बताऊं। जब हमने यहां पर ये बात बताई थी कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आर, तो आर तो हमने कांस्टेंट रखा था बच्चों। तो अगर आर हमने कांस्टेंट रखा था तो आर को हम पहले ही हटा के अगर हम बोलते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहां बचता डी, और डी को हमने डबल किया तो जी भी डबल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे आपको सॉल्व करके दिखाना था इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। बट आपको जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक रेडियस कांस्टेंट है और जी मैं डेंसिटी बदल रहा हूं, तो आप याद रखिएगा जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। ओके, 9 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। मूव करते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 8 मिनट है हमारे पास, हम है 10वें क्वेश्चन पे। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इफ द डेंसिटी ऑफ ए स्मॉल प्लैनेट इज द सेम एज दैट ऑफ द अर्थ। ओके, 2 प्लैनेट की बात की गई है हमारे पास। एक प्लैनेट है हमारा मान लो अर्थ, और एक है एक स्मॉल प्लैनेट, दोनों की डेंसिटी सेम। रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 0.2 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। ओके, मैं बात कर रहा हूं, क्या बोला इसने? डेंसिटी, ओके सॉरी मैं कहां लिख रहा हूं, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द अर्थ। चलिए बात ठीक है, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द अर्थ, बात ठीक है। एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 0.2 टाइम्स द अर्थ, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 0.2 टाइम्स द अर्थ। ओके, ये भी बात ठीक है। द ग्रेविटेशनल acceleration on the surface of that planet will be what? बतिया एक ही है, समझो बात ये है, दोनों को करना कंपेयर, दोनों को करना है कंपेयर। बात समझिए, अगर यहां पर वो चीज नहीं दिया है जो हम देख रहे हैं, तो बात समझिए, जी का फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डी जी। ओके, ये वाला फॉर्मूला। ओके, तो जी हो गया 4/3 पाई आर क्यूब डी जी। अब बात समझते हैं सीधी सी कि ये तो अपने जगह ठीक है भाई, क्योंकि ये अर्थ है, अर्थ को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आइए जरा सा हम प्लैनेट की ओर चलते हैं, क्योंकि ये छोटा है। जी प्लैनेट 4/3, बात ठीक है, चलो आपकी बात मान ली गई। पाई भी ठीक है। रेडियस की जगह इसने बोल दिया कि रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 0.2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ, 0.2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। मैं आपको इसका एक बात भी बताऊंगा इसके बाद, चलिए पहले ये कर लो। 0.2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द
अर्थ। ओके, ये कुछ हम गलत कर रहे हैं, ये हमारा पूरा ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए था, हमने ब्रैकेट थोड़ा छोटा बना दिया। हटाते हैं भाई साहब, बड़ा ही दुख है ये। रबर सिलेक्ट करो, वो इरेजर जो हमने कभी खत्म नहीं किया उसकी इंपॉर्टेंस आज समझ आ रही है मुझे। आओ भाई आओ आओ, बस 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 बस। ऐसे चलेगा तो हमारी फ्यूचर जनरेशंस जो आएंगी वो ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगी। आइए छोड़िए, यहाँ आते देखिए। हाँ, तो हमने बात की थी 4/3 पाई आर क्यूब। अब प्लेनेट के लिए आर कितना है, 0.2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो हमने लिख दिया 0.2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ का क्यूब। 0 पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है। ये आर क्यूब की जगह ई डाल दो, मतलब समझ में आए, डी की जगह भी ई डाल दो, समझ में आए, इनटू डी ऑफ प्लेनेट इनटू जी। ओके, जब हम इन दोनों भाई साहबों को ले लें, और क्या बोला है कि द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ दैट प्लैनेट। आइए जरा हम बात करते हैं, इनके रेशियोज निकालते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन दैट प्लैनेट डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, इट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ प्लैनेट आ जाएगा 4/3 पाई 0.2 आर ई का क्यूब डीपी जी, और यहां पे आ जाएगा 4/3 पाई 0 पॉइंट, अच्छा यहां तो 0 पॉइंट की जरूरत है ना, यहां तो आर क्यूब ही आएगा, आर ई का क्यूब डी ई जी। बात समझिए कि 4/3 पाई 4/3 पाई गए भाई साहब, डीपीजी और डीई जी भी गया, क्योंकि डीपी इज इक्वल टू डीई था तो वो कट जाएगा, और ये आर ई का क्यूब है और ये भी आर ई का क्यूब है। इन भाई साहब को पहले कट कर दो, हमारे पास जो बचा है वो बचा है, हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है जीपी अपॉन जीई इज इक्वल टू 0.2 का क्यूब। 0.2 का क्यूब। ओके, तो हमारा जो एक्चुअल में, अच्छा कुछ हमने शायद यहां पे मिस्टेक किया हुआ है, और मिस्टेक क्या है, लेट मी फाइंड। सारी चीजें सही है। आइए तो इन भाई साहब को लेके चलते हैं उस साइड, इन भाई साहब को लेके चलते हैं उस साइड। शायद हमारा पेन जा चुका है, बहुत बड़े दुख में फंस चुका हूं मैं। पेन सिलेक्ट किया जाए, ओके ओके। तो ये जो है, ओके क्या हो रहा है, ओके तो ये जो जी है इनको हम लेके चलते हैं इस साइड। तो इस तरीके से ये जो हो जाएगा वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट इज 0.2 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, जो कि हमारे ऑप्शन में ए ऑप्शन है। फर्स्ट टाइम मैं यही देख नहीं पाया, एक्चुअली 0.2 समझ रहा था मैं, बट ये सही है। 10th क्वेश्चन हम आते हैं 11th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एविडेंस to show that there must be a force acting on the earth and directed toward the sun. Which of the following is the evidence to show that there must be a force acting on the earth and directed toward the sun? ये देखिए बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी ग्रेविटी पढ़ा हो तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे कि आंसर क्या है। ठीक है, ये आंसर मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप इस पे थोड़ा सा वर्क करिए, थोड़े से वर्क पे ही आंसर मिल जाएगा, बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं आपको। ठीक है, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आंसर भी आप कमेंट में दीजिए कि एक्चुअली आंसर है क्या इसका। ओके, मैं बढ़ता हूं 12th सम पे कि द मास ऑफ द अर्थ इज 81 टाइम्स दैट ऑफ द मास ऑफ द मून। मास ऑफ द अर्थ इज 81 टाइम्स द मास ऑफ द मून and the radius of the earth is 3.5 times that of the moon. okay, ये भी बात ठीक है। The ratio of the escape velocity on the surface on the earth to that on the surface of the moon। चलिए जरा escape velocity का फॉर्मूला बता दीजिए
कि v एस्केप इज इक्वल टू, बताइए क्या है, 2gm अपॉन r। ओके, ये आपका एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब एस्केप वेलोसिटी मास अर्थ पे और मून पे, चलिए इन अब रेशियो में क्या बोला है, एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये ऊपर चाहिए, तो हम बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ मून, जिसको हम डैश से डिनोट कर रहे हैं। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ 2gm अपॉन r डिवाइड बाय, और इसके लिए बात करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2gm अपॉन r। ये मून की बात कर रहा है, ये भी मून की बात कर रहा है, ये अर्थ की बात कर रहा है और ये भी अर्थ की बात कर रहा है। बात कुछ ऐसी कि कुछ रिलेशंस हमें दिए गए हैं, ठीक है, उस रिलेशंस में क्या बताया गया है, उस रिलेशन में कुछ इस तरीके से बताया गया है कि इनके बारे में तो कुछ ना बताया गया है, ये भाई साहब अपने जगह पे ठीक है कि 2gme। अब यहां देखिए जरा, मास ऑफ द अर्थ इज 81 टाइम्स मास ऑफ द मून, तो उसके जगह मैं लिख देता हूं 81 mm, ओके, डिवाइड बाय, इसके बाद नीचे क्या है हमारा RE है, और RE की बात ये बोल रहे हैं कि 3.5 टाइम्स द मास ऑफ द रेडियस ऑफ द मून, तो 3.5 rm। ओके गुड, नीचे वाली जो बात है वो सेम टू सेम वैसे ही रहेगी, उसमें कोई तकलीफ ना है। 2gm अपॉन rm, चलिए सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट, वही a अपॉन बी सी अपॉन डी वाला फंडा। देखिए 81 का हम क्या कर लेते हैं ना, 9 बाहर ले लेते हैं, एक काम करते हैं, रहने देते हैं 81 को भी अंदर ही रहने देते हैं अभी फिलहाल के लिए। 81 इंटू 2 इंटू gmm अपॉन 3.5 rm मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो चीज है ये जाएगा ऊपर, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा rm अपॉन 2gm और m, ठीक है। तो ये देखिए ये भाई साहब गए, अच्छा ये gmm को कंफ्यूज मत कर लेना, ये कुछ इस तरह कैसे है, gm और ये स्मॉल m है, मतलब m ऑफ m मतलब मास ऑफ मून, ऐसा। तो ये तो गया rm भी गया, और ये g और ये g भी गया, और ये 2 और ये 2 भी गया। तो ऑल इन ऑल हमारे पास जो बचा है वो प्योरली कुछ नंबर बचे हैं, वो नंबर है 81 डिवाइड बाय 3.5, 81 डिवाइड बाय 3.5। अब इसको आपको करना है सॉल्व, और इसको सॉल्व करना क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम, या तो हम कुछ इस तरीके से करें कि ऊपर नीचे डेसिमल हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 810 अपॉन 35, ठीक है, जिसका आंसर आ सकता है 35 2 जा 70, आपके पास बचेगा 110, 35 3 जा 105.1 कुछ ऐसा समथिंग आएगा, ठीक है। तो 23.1 का स्क्वायर रूट आसपास, 23.1 का स्क्वायर रूट। अब जरा अपना ऑप्शन खंगालिए, देखिए आपको ओरली कैलकुलेशन इतना अच्छे से आता नहीं है, लॉग बुक आपके पास है नहीं, तो 23.1 का स्क्वायर रूट देखिए, 4 का स्क्वायर रूट होता है 16, 5 का स्क्वायर रूट होता है 25। अब हमारा आंसर होना चाहिए 4 और 5 के बीच में, तो 4 और 5 के बीच में हमारा आंसर सिर्फ इसी के आसपास का आ रहा है, मतलब हमारा आंसर ऑप्शन सी है। नॉर्मल सी बात इतनी सी है। तो गाइज आज के दिन में हमने किए हैं 12 सवाल, जो कि ऑल इन ऑल सारे सीटी के क्वेश्चंस थे। 1 घंटे का लेक्चर था, मजा आया, अच्छा लगा आपको पढ़ा के। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।